हेलो मेरे प्यारे शेर और सैनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का चैप्टर 3 जिसका नाम है भूकंप और सुनामी। देखिए भूकंप और सुनामी की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसके पहले हम एक वीडियो डाले होंगे फर्स्ट चैप्टर। अगर आप हमारे वो फर्स्ट वीडियो अगर आप जाकर देख लीजिएगा ना, तो ये भूकंप और ये सुनामी आपको पूरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक ही वीडियो है जिसकी ये आपदा प्रबंधन से जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, सभी का क्वेश्चन का जो निचोड़ जो होता है ना, मैंने फर्स्ट वीडियो है सुनामी से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो बनाया चैप्टर फर्स्ट, आप उसमें देख लीजिएगा। टॉपिक बाई टॉपिक, पिक्चर बाई पिक्चर सभी क्वेश्चन को मैंने डिटेल से वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ। तो जाकर उसको वीडियो को बढ़िया से सर्च देख लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए भूकंप और सुनामी के बारे में कुछ क्वेश्चन है जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फालतू का मैंने तो क्वेश्चन लेता नहीं हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी का क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाया है। 10 या 12 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, मजेदार क्वेश्चन होंगे, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और वीडियो को देखिए जरूर। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आपके पास आ गया पहला ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये क्या करा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए। वाह, कि महासागर में तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तल में जो होने वाला जो कंपन होता है, इस कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम कहते हैं सुनामी कहते हैं। क्या? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो ए का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया ना जी? चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लीजिए दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा करा कि 26 दिसंबर 2004 में विश्व के किस हिस्सों में भयंकर सुनामी आई थी? तो देखिए 2000 अगर बात करें ना 4 दिसंबर में, तो ये सुनामी जो आई थी ये बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आई थी। सुनामी मतलब आपको समझ में आता है ना सुनामी क्या होता है? सुनामी जबकि समुद्रों में पानी का स्तर अचानक बढ़ जाना, यानी कि 50 फीट का पानी अचानक बढ़कर रफ्तार आना, वह सुनामी कहलाता है। तो उसके आने के बाद उसके क्षेत्र के जितने भी गांव होते हैं, शहर होते हैं, देश होते हैं, राज्य होते हैं ना, वो सभी तबाह हो जाते हैं खासकर, ठीक है। तो पता चल गया कि सुनामी क्या होता है। और 2004 में सबसे पहले सुनामी मतलब भयंकर सुनामी आया था, ये कहाँ आया था? तो ये आया था पश्चिम बंगाल में आया था। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके पास है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंगे किस नाम से जानी जाती है? अच्छा, मतलब भूकंप तरंग जब आता है तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी तरंगे जाती हैं? तरंगे का नाम बताइए। तो वो जो तरंग जो होती है पराबैंगनी तरंग, यानी कि पी तरंग, पराबैंगनी तरंगे जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है फोर। फोर क्या कहता है कि भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अगर बात करें तो केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का सब इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? अगर भूकंप आता है या सुनामी आता है तो उसमें बचने के इसमें जो तरीका दिया हुआ है, इसमें कौन सा तरीका जो है सही नहीं है? तो देखिए पहला, भूकंप के पूर्ण नाम में गंभीरता से लेना। सही बात है, गंभीरता से लेना चाहिए, ये तो सही करा है। अगला बात करें, भूकंप निरोध भवनों का निर्माण करना चाहिए। ये भी बात सही करा है कि भूकंप निरोधी भवन का निर्माण करना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार करना चाहिए। ये भी बात सही है। और डी में है कि भगवान भरोसे बैठना चाहिए। वाह, अरे भाई भूकंप और सुनामी आएगा तो भगवान के भरोसे थोड़ा बैठिएगा कि हाँ भगवान मुझे बचा लेगा। नहीं, आपको भागना है, जान बचाना है। तो यानी कि डी द राइट आंसर। बोला है कि कौन सा तरीका सही नहीं है, तो ये तरीका सही नहीं है। यहाँ पे भागेंगे, काम करेंगे, लेकिन भगवान भरोसे हम नहीं बैठेंगे। मर जाएंगे लेकिन भगवान वहाँ पे बचाने नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूपतन का जन्म होता है कहा जाता है? भूपटल के नीचे वह स्थल का जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है? तो भूपटल जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है ना, तो उस जगह को भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है कि किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखी का प्रदेश कहा जाता है? किस देश को भूकंप का ज्वालामुखी का प्रदेश कहा जाता है? तो भूकंप की अगर बात करें ना, तो ये जापान। क्या हो जाएगा? जापान भूकंप को ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इनमें से कौन सा भूकंप तरंगे नहीं है? तो देखिए पराबैंगनी तरंगे तो होगा। क्या है? पराबैंगनी तरंगे होगा, ये भी होगा, लेकिन वो जो है ये तरंगे नहीं होगा। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कराया कि भारत में कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है? भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया भारत को। तो भारत को जो क्षेत्र की बात करें ना, भूकंप क्षेत्र को, तो ये 5 क्षेत्र में बांट दिया गया है। तो सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप 10। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? सबसे खतरनाक तरंग जो है ये सीज है। सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो अगर हम नगर की बात करें तो देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून। अब कमेंट करके बताइए कि देहरादून कहाँ है। कमेंट करके बताइए कि देहरादून जो है कौन से स्टेट में पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो मेरा ये 11 क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन मैंने लेके आया था। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्या राय है अपनी कमेंट में जरूर बताइए। ये जितने भी करा है आपदा प्रबंधन, भूकंप और सुनामी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि आपदा प्रबंधन प्राप्ति और आपदा प्रबंधन की घटना कक्षा 10 पीडीएफ प्रदान करने के लिए उत्तर क्लास 10 चैप्टर 3 था। जो आपको इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं
इस भाई साहब को मैसेज कर दीजिए 7254, जो यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा है 7254881820, ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप कोई व्यक्ति को, कोई भाई को, बहनों को अगर नोट्स लेना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं, बस इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना है और वहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसको भाई साहब को पकड़ लीजिए, कुमार जी को, और यहाँ से आपको हर चीज़ फ्री में, जो चीज़ आपको पढ़ाई से रिलेटेड जरूरत पड़ेगा सब यहाँ से फ्री आपको उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू। हेलो मेरे प्यारे शेर और सेनियो, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम टॉपिक जो लेकर आए हैं, ये टॉपिक बहुत ही शानदार, मजेदार और बोले तो लाजवाब है, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने इसका नोट्स एक करा दिया हूँ, बहुत ही मजेदार है। आपको उस वीडियो जब आप देखिएगा, सुनामी के बारे में दिया हुआ है, उसके बाढ़ के बारे में, सुखाड़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में मैंने एक्सप्लेन बहुत ही बढ़िया से किया हूँ। और वो क्वेश्चन में आपको पिक्चर बाय पिक्चर, आप जब वीडियो देखिएगा ना तो मजा आ जाएगा, यार क्या वीडियो है, क्या पिक्चर की सहायता से हम बताएं आपको। तो अगर वो आप देख लीजिएगा ना तो मन आपका खुश हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छा आसान भाषा में सॉल्व कराया हूँ। ठीक है, आज हम कराने वाले हैं जो चैप्टर, ये चैप्टर 3 है, जिसका नाम है भूकंप और सुनामी। और ये सभी जो आप चैप्टर चल रहा है, ये आपदा प्रबंधन का ही है, आपदा प्रबंधन का ही है। ये तीसरा चैप्टर है भूकंप और सुनामी से रिलेटेड। तो बाकी बात करें हम क्वेश्चन की, तो इसमें जो भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट भाषा बोझ होगा, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए फास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप आ गया कि भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच क्या अंतर होता है। भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच अंतर क्या होता है, क्या अंतर दर्शाता है? तो भूपटल के नीचे को स्तर भूकंपीय कंपन आरंभ होता है और भूकंप केंद्र कहलाता है। भूपटल पर केंद्र जहाँ भूकंप के तरंगे व सर्वप्रथम अनुभव होता है वो अधिकेंद्र होता है। समझ में आया आपको कि भूपटल के नीचे वो स्थान, यानी जहाँ से भूकंप होता है उसके नीचे वाला जो स्थान कंपन कहलाता है वह भूकंप केंद्र हो जाता है। और भूपटल के केंद्र जहाँ भूकंप तरंग सर्वप्रथम अनुभव होता है। अब भूकंप जैसे देखिए, यहाँ पे भूकंप यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से ऊपर फटा, इधर इधर ऐसे गया, तो ये वाला भूकंप केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केंद्र। आइए ऊपर उठ के इधर और इधर चल जाता है, तो जहाँ पर सबसे पहले जाता है उसे क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। समझ आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भूकंपीय तरंगों के आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों को नाम लिखिए। तो भूकंप के समय उठने वाली कंपन प्राथमिक, पी द्वितीय, एस को दीर्घ और एल को तरंगे में बांटा गया है, यानी कि पी, एस और एल में बांटा गया। पी का मतलब प्राथमिक, एस का मतलब सेकंड और एल का मतलब होता है दीर्घ, यानी कि 3 स्थिति में बांट दिया गया है। ठीक है, पी तरंगे सबसे पहले पृथ्वी तक पहुँचती है। एस तरंगे जिसकी गति प्राथमिक गति से कम होती है। तरंग भूपटलीय स्तर से उत्पन्न होती है जिसकी गहन सबसे कम होती है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें कि धीमी गति के साथ क्षैतिज रूप से चलने के कारण यह किसी भी स्थान के बाद अपनी पहुंचती है, लेकिन यह सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप और सुनामी के बीच क्या अंतर होता है? देखिए, भूकंप एक प्राकृतिकवादी आपदा है, मतलब ये कोई मानव से निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति से उत्पन्न होता है। जिसे प्रकृति का अनुभव होता है, काम करता है ना, उससे वो रिलेक्ट होता है। भूकंप का गहनता और बराबरता की भारी अंतर होता है। इसे 5 भागों में विभक्त किया गया है, जोन ए से लेकर जोन 5 तक, जोन ए, जोन 2, इसी तरह से जोन 5 तक इसको किया गया है। उसके बाद पहले बात करें सुनामी की। सुनामी क्या होता है? सुनामी की एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, भूकंप, बाढ़, सुखाड़, सुनामी, ये सभी चीज़ जो होता है ना प्राकृतिक आपदा है। ये हमारे हाथ में नहीं है सुनामी आना, हम अपने कर कुछ सुनामी को नहीं ला सकते। ये सुनामी प्राकृतिक आपदा होता है, ये अपने आप घटित होता है। महासागर के तली पर जब कंपन होता है तो सुनामी कहा जाता है। कंपन का मतलब क्या होता है? पानी का स्तर तेजी से बढ़ना, छलांग लगाना, तेजी से बढ़ना ही सुनामी कहलाता है। समुद्री जल में कंपन उत्पन्न होना, इस कंपन को क्षैतिज गति को उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुनामी से बचाव के लिए 3 उपाय बताइए। सुनामी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो सुनामी से बचने के लिए तरीका बहुत सारे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आता है। सुनामी से बचने के लिए समुद्र के बीच में स्टेशन प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है, जबकि समुद्र का जल स्तर नीचे क्षैतिज हलचलों का अध्ययन कर और संकेत दे सके, जिससे वहाँ के लोग को हटाया जा सके, सही पूर्वानुमान लगा लोगों को सुनामी से बचाया जाए। अब देखिए, स्टेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें ना तो समुद्री के बीच स्टेशन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, कि एक बहुत बड़े ईंट का निर्माण करना चाहिए, बांध बनाना चाहिए उसको, ताकि अगर समुद्र में अगर लहरें आए, सुनामी आए, तो दूर से रहने वाले व्यक्तियों को, उसके इलाके वाले रहने वाले व्यक्तियों को पहले ही पता चल जाए कि सुनामी आने वाली, ताकि लोग सतर्क हो जाए और अच्छे जगह पर चली जाए। सुनामी से बचने के लिए कंक्रीट तटबंध की जरूरत है। कंक्रीट मतलब क्या होता है? सीमेंट बालू से बना हुए ईंट, इमारत और वो जो बांध होता है उसको जरूरत होता है। सुनामी से बचने के लिए सरकार एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा पर्यटकों को रहने, लोगों को परीक्षण देने और व्यवसाय होनी चाहिए। और इसे बचाव के लिए या सरकारी हो या गैर सरकारी हो, लोगों के लिए क्या करना चाहिए? उसके बचाव के लिए साधन होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय की। अब इसी का क्वेश्चन आ गया मेरे पास, दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि क्वेश्चन कम से कम आपको आंसर देना रहता है 100 से 150 शब्दों में इसका क्वेश्चन का आंसर दिया जाना चाहिए होता है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आ गया कि भूकंप क्या है। क्या है कि भूकंप क्या है? भारत के प्रमुख भूकंप क्षेत्रों में प्रभावित होते हुए सभी क्षेत्रों को परिचय दीजिए। सबसे पहले पूछा कि भूकंप क्या होता है और इसके बारे में लिख कीजिए।
तो सबसे पहले भूपटल से नीचे के केंद्र जहाँ भूकंपीय कंपन प्रभाव हो जाता है, भूकंप कहलाता है। भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। इसके पहले आपको बता दीजिए 5 जोन में बांटा गया है, जोन ए, जोन 2, जोन 3, 5 वर्गों में बांट दिया गया है। अब जोन 1 क्या कहता है, जोन 5 क्या कहता है, सभी के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। जोन 1 की बात करें तो क्या कहता है, इस जोन में दक्षिण पठारी क्षेत्र आते हैं जहाँ भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है। अगर दक्षिणी इलाके में अगर आप जाते हैं ना, जोन 1 यानी कि दक्षिण इलाके चल जाइए, यानी कि अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सभी दक्षिणी क्षेत्र होता है, वहाँ पे आपको भूकंप की खतरा न की बराबर होती है, वहाँ पे भूकंप जल्दी नहीं आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जोन हो गया। सेकेंड जोन क्या कहता है उसके बारे में देखिए। सेकेंड जोन की बात करें, सेकेंड जोन 2, इसके अंतर्गत प्रायः भारत का तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं जहां भूकंप की संभावना होती है, लेकिन तीव्रता कम होने के कारण अति सीमित खतरे होते हैं। मतलब जोन 2 में वैसे क्षेत्र को बांटा गया है जो कि प्रायद्वीप क्षेत्र से रिलेटेड हो, उस मैदान के अगल बगल के लोग आते हैं, मतलब शहर आते हैं, वहाँ पे भूकंप तो आता है लेकिन तीव्र कम हो जाती है, आते आते वहाँ का गति धीमे हो जाता है और वहाँ का खतरा भी कम हो जाता है, अति सीमित हो जाता है। जोन अगर 3 की बात करें तो इसके अंदर गंगा सिंधु मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं। यहाँ भूकंप का प्रभाव देखने को मिलता है लेकिन कभी कभी विनाशकारी होता है। अब देखिए वहाँ का जो क्षेत्र है, अब से पूछा जाएगा कि 5 लेयर होता है, तो तीसरा लेयर यानी कि जोन 3 में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, तो उस क्षेत्र में गंगा नदी का मैदान आ जाता है जो कि राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर भूकंप तो आता है लेकिन कभी कभी ऐसा भूकंप आता है जो कि बहुत ही विनाशकारी होता है। समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यानी सॉरी कुछ जोन 4, तो जोन यानी कि लेयर 4 क्या कहता है, इससे अधिक खतरे होते हैं। इसमें जोन 4 में क्या होता है, सबसे अधिक खतरा होता है। इसके अंतर्गत शिवालिक हिमालय का क्षेत्र पड़ता है, पश्चिम बंगाल उत्तरी क्षेत्र, असम घाटी तथा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं, जबकि यहाँ पे भूकंप का खतरा काफ़ी तेज होता है। जोन 5 क्या कहता है कि यह सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र होता है। यहाँ अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हुमायूं क्षेत्र, सिक्किम और दार्जिलिंग की पहाड़ी आते हैं। तो उस क्षेत्र जो होता है ना, पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो पहाड़ी क्षेत्र पर घर द्वार बने हुए रहते हैं। अगर बाय द वे अगर पहाड़ी क्षेत्र पर अगर भूकंप आती है तो पहाड़ तो फटेगा, पहाड़ ढहेगा, गिरेगा और उस इलाके में जितने भी घर होंगे क्षति होंगे, घर टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा जान माल की भी क्षति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं और सुनामी से बचाव के लिए उपाय बताइए। सुनामी क्या होता है और इसे बचाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए, सुनामी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो महासागर में तली कंपन से होता है। इसके पहले भी अति लघु ये भी क्वेश्चन में आपको बताया गया। अब इसे बचाने के क्या क्या है, तो इससे सुनामी से बचाव के लिए पुल, अनुमान, समुद्र के बीच उच्च स्टेशन प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत होती है, इसको आपको हम बता दिए। इसके बाद होता है निचले क्षति जल को नष्ट करने का संदेश दे सकता है जिससे लोगों की हटाया जा सके। और मान लीजिए स्टेशन बन जाएगा ना, और मान लीजिए ट्रेन का स्टेशन ही बनता है, तो ट्रेन आने वाली तो स्टेशन से हमको पता चल जाता है कि भाई ट्रेन आ रही है, आवाज़ होता है, बैरिकेटर गिरा दिया जाता है, रेड लाइट का यूज़ किया जाता है, तो हमें पता चल जाता है। उसी तरह से समुद्र में भी एक ऐसा कुछ बनाया जाए ताकि समुद्र में अगर हलचल आए तो उससे हमको पता चले, उससे हमें सावधानी हो जाए। ठीक है, सुनामी से बचाव के लिए कंक्रीट संबंधित जरूरत होती है। इससे और टकराव से सुनामी तरंगे तटीय मैदान से सीमित प्रभाव होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर बीच समुद्र में अगर हिल स्टेशन बना दिया जाए तो समुद्र वहाँ से खूब तेजी से आए और हिल स्टेशन पर टकराने के बाद धीमे हो जाए, तो क्या होगा ना, इसकी वजह से सुनामी भी स्थिति कम हो जाएगी, घटना भी कम होगा, उससे आदमी सब लोगों सब सतर्क हो जाएंगे। ठीक है, अपनी सुरक्षित स्थान पर चल जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है या सुनामी आने वाला है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो वहाँ से जब सुनामी उत्पन्न होगी तो बीच में आते आते स्टेशन पर आते तो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़े दीवार बने होंगे, उससे टकराएगा और वो धीमा हो जाएगा। धीमा होने के बाद क्या हो जाएगा, उसका तरंगे धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेगा, तब तक के लिए आदमी सब क्या होगा, अपने अपने सेफ्टी के साथ अच्छे स्थान पर, ऊँचे स्थान पर चले जाएंगे। समझ आ गया। किनारे गांव के एक ऐसे रसोई साधन को लगाना चाहिए। तटीय क्षेत्र में रहने वाले सुनामी से बचने के परीक्षण दिया जाना चाहिए। परीक्षण यानी कि उससे जानकारी देना चाहिए, सिखाना चाहिए कि भूकंप आने पर क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इसकी सूचना मिलती रहे। समुद्र के तल स्तर पर खंड की तरफ तुलना भागने के लिए तैयार करना। सुनामी जल की स्थिति बढ़ने के बाद सामूहिक बचाव कार्य में लग जाना। घायलों को चिकित्सा सुविधा और अंतर्गत प्रभावित लोगों को स्वच्छ पेयजल और भोजन की व्यवस्था करना। असामाजिक तत्वों के लूट मार न हो, इसके लिए आम लोगों का सहयोग लेने जैसे कार्य करना चाहिए जिससे सुनामी जाल का न्यूनतम प्रभाव डाल सके। और मानते सुनामी आया तो कोई अगर घर छोड़कर अपना भागे तो घर कोई सामान लूट फूट न करे, उसके घर की बचाव करे, वो दूसरे की बचाव करे। तो कभी ऐसा होता है कि कभी कोई घटना होती है तो लोग सब क्या करते हैं, बचाने के बजाय लूटने में लग जाते हैं। अगर कोई गाड़ी अगर पलटी मारता है तो अचानक ऐसा गाँव शहरों में भी देखा जाता है कि अगर कोई चीज़ की गाड़ी अगर पलट जाती है, या अनाज का हो या कोई ऐसे खाने वाला कोई सामान का हो, कोई भी चीज़ का हो, तो लोग सब क्या करते हैं, उसमें बचाने के बजाय क्या करते हैं, लूटने में ज़्यादा समय लगा देते हैं। यार किसी का जान जा रही है, किसी की संपत्ति जा रही है, आप लोग लूटने में लगे हो, यार गजब, ऐसा होता है। चलिए अगला तीसरा कि भूकंप और सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने का वर्णन बताइए। मतलब भूकंप और जब सुनामी आती है इसे विनाशकारी जो प्रभाव होता है, इसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करें भूकंप पे क्या आप प्राकृतिक आपदा है, इसके बचाव के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक है। इसे प्रयास को नामांकित सीरीज का अंतर्गत रखा जाता है। मतलब इसको बहुत सारे प्रकार हैं, आप इसको बचाने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। पहला अगर हम बात करें तो भूकंप का पूर्वानुमान लगाना चाहिए। भवन का निर्माण ऐसे जगह पर करना चाहिए जहाँ पे भूकंप नहीं आता हो। जान माल की सुरक्षा, प्रशासनिक कार्य गैर सरकारी संगठनों करना चाहिए। अगर भूकंप आता है तो इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये सरकार काम करेगी। अरे भाई हम भी तो कर सकते हैं, हम भी तो एक देश का नागरिक है, हमें भी तो हक है किसी की सेवा करना, किसी की जान बचाना, तो हम भी तो कर सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई सरकार आके करेगा, सरकार उसे बचाएगा, हम क्यों बचाने जाए। यार हम किसी को नहीं बचाएंगे तो हमें कौन बचाएगा, हम किसी को बचाएंगे फिर भी तो हमें कोई बचाएगा, हम दूसरे की हेल्प करेंगे तभी तो मेरा कोई हेल्प करेगा। तो ऐसी भावना होनी चाहिए और करनी भी चाहिए।
पूर्व तरंग और अनुपूरक तरंगों में यदि भूकंप लेखित तंत्र पर ठीक से मापन किया जाए तो तरंग की प्रकृति के आधार पर संभव बड़े भूकंप का पुनर्वहन किया जा सकता है। भूकंप निरोधी मकान बनाने चाहिए। जान माल की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा बलों की आवश्यकता करनी चाहिए। अब भूकंप निरोधी मकान मतलब अगर मान लेते कि आपके नदी किनारे का घर है, भूकंप जहाँ पे भूकंप आता है तो वहाँ पे आपको पक्के घर नहीं बनाना है। आपको ऐसे घर की निर्माण करनी चाहिए जो आपको सस्ते हो, काम चलने वाले हो और भूकंप पर ज़्यादा क्षति नहीं हो। छोटा घर बना लीजिए, टाटी का घर बना लीजिए, लकड़ी का घर बना लीजिए, ठीक है। और ईंट का भी बनाइए, लेकिन बड़े नहीं बनाइए, छोटा बनाइए जो कि हमें ज़्यादा नुकसान भुगतना नहीं पड़े। तो इस तरह का ध्यान भी दिया जाता है। अगला बात करें तो भूकंप मकान बनाना चाहिए। भूकंप निरोधी मकान जान सुरक्षा और से बच सके भूकंप से बर्बादी को रोकने का प्रशासनिक कर्तव्य अति आवश्यक है। इसके लिए मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन को अधिक सक्रिय की जरूरत है। तो भाई इसमें तो सक्रिय होता है मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया काम होता है अच्छी चीज़ को दिखाना। अगर कोई अच्छा काम करता है तो मीडिया उस चीज़ को दिखाएगा ताकि वो काम सभी जगह, उसकी बात की प्रशंसा और सभी जगह फैले। तो इसको क्या होता है, मीडिया का सच अच्छा नहीं कि किसी का पैसा ले लिए, अरे भाई तू गलत काम भी कर यार, तेरा हम वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे और हमारा व्यू बढ़ेगा, हमारी आमदनी होगी और तुम्हारा नाम होगा। तो आजकल ऐसा ही होता है, जो मेहनत कर रहा है ना उसका दुनिया में कुछ नहीं होता है। रियलिटी बता रहे हैं हम। कोई व्यक्ति मेहनत से कोई वीडियो बना रहा है, मेहनत से पढ़ा रहा है, लेकिन उसको कोई लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं करता है। और वही विपरीत चलिए जिसका पैसा है, कंटेंट है, वो क्या करता है, खरीद लेता है। तो मीडिया को हर चीज़ को ज़मीनी असर से देखना चाहिए और पूरा निरपेक्ष होकर उसे बात मतलब सभी तक पहुंचानी चाहिए। उसकी बात करें भूकंप की तबाही को रोकने के लिए गैर सरकारी संगठनों का अहम भूमिका होनी चाहिए। यह संस्थाएं न सिर्फ तत्काल राहत पहुंचाने में मदद करती है, वरना भूकंपीय क्षेत्र का निर्माण भवनों और भूकंपीय तत्काल बचाव के लिए प्रचित कर सकता है। दबे हुए मलबे में आम लोगों को निकालने हेतु सामान्य तरीके से अलावा सरकारी तंत्र की मदद से नवीन तकनीकों का उपयोग करते हैं। सांस लेने के लिए मानव को बचाने का कार्य करती है। जिसे व्यक्ति कहीं पर फंस गया है तो उसको बचाने के लिए, सांस लेने के लिए वहाँ से उसको हेल्प मिलता है। अगला है कि विद्यालय में बच्चों को भूकंप बचाव की जानकारी देना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना चाहिए स्कूल में, कक्षा में, कि बच्चों को भूकंप आने पर क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, सरकारी स्कूल में ऐसा हो नहीं रहा है। सरकारी स्कूल नाम के लिए है। अभी भी के पाठक का है, बहुत किराया हुआ, लेकिन अब जाकर देख लीजिए, सिर्फ किराया इस बात की है कि आपको स्कूल आना है। हम गारंटी के साथ कहते हैं, 110% गारंटी के साथ आपको हम ठोके कहते हैं, आपको इस वीडियो में आपको जो भी करना है, वीडियो को जहाँ फैलाना है फैला दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 110% आपको हम बता दूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई जीरो के बराबर, यानी कि 100% में 50 से 60% होता है। उसके अलावा पढ़ाई होता नहीं है। सिर्फ बच्चा को प्रेजेंट किया जाता है, बच्चा को उपस्थित किया जाता है ताकि उसे रिपोर्ट भेजना है कि हम बच्चा आज इतना आया, कल इतना आया। लेकिन बच्चा क्या पढ़ा, अगर लगता है कि यहाँ पढ़ाई होता है ना, तो बच्चा को स्कूल में एक डायरी दिया जाता है। सरकारी में मिलता भी है और प्राइवेट स्कूल में भी मिलता है। तो आप क्या कीजिएगा, सरकारी स्कूल का डायरी जाकर चेक कर दीजिएगा और प्राइवेट स्कूल का बच्चों का डायरी चेक करके देखिएगा। आपको प्राइवेट स्कूल में जितने सब्जेक्ट का पढ़ाई होते हैं, सभी सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, सभी टीचर का नाम लिखा होगा, पीरियड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी पढ़ाई होता है ना, 6 घंटे सभी लिखा होगा। लेकिन वही बात अगर सरकारी स्कूल में आप जाकर देख लीजिए, ये आपको गारंटी के साथ हम बोल देते हैं, ये नहीं होता है। तो भाई सरकारी तो सरकारी हो गया, प्राइवेट तो प्राइवेट हो गया। चलिए इस पर क्षमा चाहता हूँ, इस पर हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसके लिए हम बहुत बोलेंगे, बढ़िया से बोलेंगे, उसके लिए स्पेशल वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो मतलब सुनामी से बचाने के लिए बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, स्कूल में जानकारी देना चाहिए। सुनामी से बचाव के लिए कंक्रीट अस्पताल की जरूरत होती है। इससे कारण टकराव वाले सुनामी तरंग मैदान को सीमित प्रभाव पर और उसे मैग्रो जैसी वनस्पति को लगाना चाहिए, ताकि सुनामी आए तो वहाँ पर टकराने के बाद सुनामी धीमी हो जाए, कम हो जाए। राज्य सरकार के गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदेश में रहने वाले लोगों को सुनामी के बचाव प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, परीक्षण यानी कि उसको सिखाना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। सुनामी के प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा, शुद्ध पेयजल, भोजन व्यवस्था, तत्वों को लूटपाट न हो, इसके लिए आम लोगों के सहयोग की अति आवश्यकता है। अगर कहीं पे अगर मान लेते हैं कि व्यक्ति को पानी की जरूरत है, खाना की जरूरत है, उसमें हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, ठीक है। चलिए भूकंप और सुनामी के विनाशकारी वर्णों का वर्णन किसी बचाव का। अच्छा ये चीज़ तो सर हम अभी बताए ना, दोहरा क्वेश्चन आ गया क्या? ये तो हम बताए ना, ये सभी तो हम बता दिए। ये क्वेश्चन रिपीट है क्या? क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है कि भूकंप और सुनामी के विनाशकारी प्रभाव का वर्णन करें। इसके पहले क्वेश्चन क्या था भाई, एक मिनट, इसके अगला क्वेश्चन क्या था? भूकंप और सुनामी प्रभाव से विनाशकारी, भूकंप और सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से, है ना। और इसमें क्या है, भूकंप और सुनामी के विनाशकारी प्रभाव का वर्णन करे से बचाव। तो इसमें बचाव ही पूछ दिया, उसमें वही क्वेश्चन है, इसमें वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। बस आप वीडियो को थोड़ा सा इसको देख लीजिए। मैंने आपको तो सभी क्वेश्चन आपको करा ही दिया, बता ही दिया। भूकंप के बारे में क्या होता है, भूकंप कैसे आती है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है ना वही से रिलेटेड है क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको देखना। ये सभी आपको हम बताया ना अभी कि मैंगो, तटीय और सुनामी विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए कंक्रीट सामग्री का निर्माण करना चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो है मिलती जुलती है और ये सभी क्वेश्चन उसी में का है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से आप इसको एक बार ऐसे स्क्रॉल कर देख सकते हैं और इसे आप अपने कॉपी में, डायरी में इसको नोट कर और इसे याद कर सकते हैं, या इसको आप लोग ऐसे चलाकर आसानी से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसको पीडीएफ अगर आपको लेना चाहते हैं कि हाँ सर हमको पीडीएफ मोबाइल में चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। पीडीएफ चाहिए या नोट चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये व्हाट्सअप नंबर पर आपको एक मैसेज कर देना है। आपको वहाँ से आपको कोई भी सब्जेक्ट का अगर नोट्स क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो वहाँ व्हाट्सअप आपको मिल जाएगा। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।